इतिहास क्या होता है? उन तारीखों का लेखा जोखा जो अच्छी और बुरी घटनाओं की गवाह बनती हैं। लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें दर्ज करने के लिए इतिहास भी इंतजार करता है। 4 जून 2024 भारत के इतिहास की एक ऐसी ही तारीख है। नरेंद्र मोदी के समर्थक कह रहे हैं कि वो हैट्रिक बनाएंगे। वहीं उनके विरोधियों का मानना है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने, आर्थिक विषमता को दूर करने और लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। अगर विपक्षी दल सफल रहते हैं तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और लगभग सभी सर्वे बताते हैं कि विपक्षी नेताओं में प्रधानमंत्री के रूप में वो जनता की पहली पसंद है। कई ओपिनियन पोल्स में तो भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा है, विशेषकर दक्षिण के राज्यों में। मोदी और राहुल के बीच संघर्ष सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व का नहीं है, बल्कि धुर विरोधी विचारधाराएं और गांधी नेहरू परिवार तथा कांग्रेस की विरासत इसे त्रिकोणीय बनाती है। मोदी जिस तरह से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर तीखे वार करते हैं और राहुल गांधी जिस तरह से भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ डटकर खड़े रहते हैं, उसे देखकर लगता है लोकसभा चुनाव का नतीजा जो भी रहे, ये संघर्ष जारी रहेगा। तो चलिए आज हम इन दोनों के बीच इसी त्रिकोणीय संघर्ष पर बात करते हैं। इस बार चुनाव को लेकर वैसा उत्साह नहीं है जैसा आमतौर पर देखा जाता है। जमीनी पत्रकार भी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा और मोदी के पक्ष में वैसी लहर नहीं है जैसी 2014 और 2019 में थी। मतदान के प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की इमेज को जनता में बेहतर बनाया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र के 5 न्याय और 25 गारंटियों की भी सभी जगह चर्चा है। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र पर कोई बात नहीं कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ऐसे में सत्ता पक्ष में घबराहट बढ़ना स्वाभाविक है। इसी घबराहट का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की सारी गरिमा भूल गए हैं और उन्होंने झूठे, बेतुके और स्तरहीन बयानों की झड़ी लगा दी है। कभी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र और लोगों की भैंसें छीन लेगी, तो कभी वो राहुल गांधी को शहजादा बताकर उनके परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस के संबंधों को लेकर भी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा में शरद पवार को भटकती आत्मा तक कह डाला। 75 सालों में देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसकी भाषा शैली, हाव भाव और अंदाज इस स्तर का हो कि वो इस सर्वोच्च पद की गरिमा को तार तार कर। इस चुनाव में भाजपा अपने तर्कश में मौजूद हर तीर, पैसा, धर्म, नफरत, झूठ, ताकत, सबका इस्तेमाल पूरी शिद्दत से कर रही है। कभी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में चुनाव की तारीख 7 मई से बदलवाकर 25 मई करवा रही है, तो कभी सूरत और इंदौर में खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन वापस करा रही है। दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट और गद्दार नेताओं को थोक में अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला जारी है। भाजपा पर ईडी, सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लग रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत ही कठिन लड़ाई है, जिसमें उन्हें हर झूठे सच्चे वार के खिलाफ तनकर खड़े भी रहना है और जीत के लिए मजबूती से आगे कदम भी बढ़ाना है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच की ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने तक ही सीमित नहीं है। आरएसएस को भाजपा का मात्र संगठन माना जाता है। 1925 में इसकी स्थापना से ही कांग्रेस इसकी धुर विरोधी रही है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया था और कहा था कि आरएसएस की गतिविधियां देश के लिए खतरा हैं। उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया जो गांधी की हत्या का कारण बना और उनकी हत्या के बाद ये जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी भी पटेल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो खुलेआम कहते हैं भाजपा और आरएसएस की विचारधारा नफरत की विचारधारा है और देश के लिए खतरा है। उनका मानना है कि भाजपा सत्ता के लालच में देश को धर्म और संस्कृति के आधार पर बांट रही है। इसी के विरोध में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। पिछले 10 सालों में एक से एक दिग्गज कांग्रेसी नेता
डर, पद या पैसे के लालच में पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन राहुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने दो टूक कहा, जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ डट कर खड़ा नहीं हो सकता, उसकी कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं मोदी के नेतृत्व में भाजपा कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार पर हमेशा हमलावर रहती है। जिस पार्टी और परिवार ने देश को आज़ाद कराया, उसके नेता जेल गए, अपनी जान कुर्बान की, उसकी देशभक्ति और देश प्रेम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। एक परिवार जो 5 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा है, अगर वो देशभक्त नहीं तो फिर इस देश में देशभक्त कौन है? ये तो सब जानते हैं कि आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और भाजपा के दूसरे नेताओं के दादा परदादा उस समय क्या कर रहे थे जब मोतीलाल नेहरू, उनकी युवा बेटियां, बेटा जवाहर, पत्नी, बहू, समधन, किशोर उम्र की पोती इंदिरा सहित परिवार के दर्जनों अन्य लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, अपना घर और संपत्ति देश को दान कर रहे थे। आज़ादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी। ये राहुल गांधी की विरासत पर बात करते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी विरासत पर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। जिस पार्टी के लोग खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, उन्हें इसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में तो जानकारी होगी ही, जिसमें माना जाता है कि अगला जन्म पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। निश्चित ही राहुल ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो वो उस परिवार में जन्मे जिसकी समृद्ध विरासत विरोधियों के दिल का दर्द बनी हुई है। राहुल, तुम्हें अपने परिवार और विरासत पर गर्व होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी विरासत इस देश में किसी और के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी न केवल देश को आज़ाद कराने में, बल्कि इसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी सबसे आगे है। जिन्हें लगता है 2024 में भी मोदी को ही सत्ता सौंपनी चाहिए, क्योंकि इस देश में सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ। उन कंगना रनौत जैसे बेवकूफ़ों और अनपढ़ लोगों को ये पता नहीं कि 10 साल में बच्चा सिर्फ चौथी क्लास में पहुंचता है। अभी तो ये पीढ़ी तैयार ही नहीं हुई है। जिन नीतियों, विचारधाराओं और लोगों ने इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाया, वो सब कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। ऐसा नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कुछ उपलब्धियां नहीं रहीं, लेकिन हर इंसान की क्षमता, प्रतिभा और नज़रिए की एक सीमा होती है। फिर उम्र का तकाजा भी है। 74 साल के हो रहे हैं। 140 करोड़ आबादी वाला देश, जहां युवाओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, क्या वहां एक ही इंसान के हाथों में बार बार सत्ता सौंपना ठीक है? माना राहुल तेज तर्रा राजनेता नहीं है, ना ही उन्हें शब्दों की वैसी बाजीगरी आती है, लेकिन उनके विरोधी भी मानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं। ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में कैटवॉक से लेकर भाषण देने की कला तक सीखी जा सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता हो। ये तो आपके जीन्स में होता है, तो क्यों ना एक मौका इस अच्छे इंसान को दिया जाए। कहते हैं राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। इस मैदान में डटे रहने के लिए खास किस्म की धूर्तता और शातिरता चाहिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि 2024 में ये देश अपनी बागडोर एक मंझे हुए बुजुर्ग नेता के हाथों में सौंपेगा, जिसके लिए सत्ता के सामने कोई चीज़ मायने नहीं रखती, या मोहब्बत से भरे उस इंसान के हाथों में जो चाहकर भी राजनीतिक धूर्तता और शातिरता नहीं सीख पाएगा। मैं उन लोगों से भी उनके सवाल के जवाब में एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कहते हैं विकल्प कौन है? आपको नफरत का विकल्प क्यों चाहिए?